नमस्कार मित्रों। अमेरिका की चर्चा काफी हो रही है आजकल। ट्रंप साहब बहुत खुश हैं कि इजराइल का गाजा के साथ जो मसला था उसको उन्होंने हल करवा दिया है, सीजफायर हो गया और अब इजराइल को जो कुछ करना है वो हो जाएगा और हमास का मसला खत्म हो जाएगा। और अगले हफ्ते यानी शुक्रवार को शायद नोबेल पीस प्राइज का ऐलान होने वाला, तो क्या ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज मिलने वाला है? अब वो भारत और पाकिस्तान के बीच तो सीज फायर नहीं करवा पाए, उसकी नाराजगी उनके मन में अभी तक बनी हुई है। तो आजकल कैसे हैं ट्रंप साहब, इस सब पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे जो खास मित्र हैं आशुतोष जी, वो आजकल अमेरिका में हैं, अटलांटा में इस वक्त। और इसलिए हम जो अनकट विद आशुतोष है वो आज अमेरिका से कर रहे हैं, अटलांटा से कर रहे हैं। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको। दिल्ली में तो धन्यवाद, गर्म हो रहा है, अटलांटा ठंडा हो रहा है? नहीं, ठंडा नहीं है, बट सुबह सुबह हल्की सी थोड़ी सी खुश्की रहती मौसम में। तो टू बी ऑन द सेफ साइड थोड़ा प्रिकॉशन ले लेता हूं मैं, इसलिए। अदरवाइज तो दिन बहुत बहुत प्लेजेंट है। ना ज्यादा टेम्परेचर है, ना कम टेम्परेचर है, ना ज्यादा गर्मी है, ना ठंड है। और जिसे कहते हैं ना कि ह्यूमिडिटी तो बिल्कुल नहीं है, तो उस लिहाज से ठीक है। उस हिसाब से ठीक है। सर ये बताइए कि आप तो अमेरिका में हैं, ट्रंप साहब हमारे, उनकी नाराजगी कम हुई कि नहीं हुई हिंदुस्तान से? अब गाजा वाले में खुश हो गए होंगे तो। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि उनकी नाराजगी कोई कम होती हुई दिखाई पड़ रही है। और उसका कारण भी बहुत सिंपल है, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने टैरिफ के मसले पर तो कुछ किया नहीं है। हालांकि उनका थोड़ा सा ध्यान भटका है, क्योंकि इस वक्त वो गाजा में अपना वक्त लगा रहे हैं। और देखिए, अगर गाजा में वाकई में शांति हो जाती है, अगर युद्ध विराम हो जाता है और इजराइल की फोर्सेस जो है वो गाजा से अपने आप को विड्रॉ कर लेती हैं और एक सामान्य सी, नॉर्मल सी, नई तरीके की जिंदगी अगर गाजा में शुरू हो जाती है, तो निश्चित तौर पर इसका क्रेडिट ट्रंप को दिया जाना चाहिए और ट्रंप को इसका क्रेडिट मिलना भी चाहिए। और वो ज्यादा बड़ा संकट हमारे ख्याल से था, क्योंकि जिस तरीके से, जितने बड़े पैमाने पर वहां पे नरसंहार हो रहे थे, जेनोसाइड किया जा रहा था। और ये तो बाकायदा यूएन की अपनी रिपोर्ट ने कहा कि वहां जेनोसाइड हो रहा है, लोगों को भूखों मारा जा रहा है, जहां लोगों को जिंदा मारा जा रहा है। और दुनिया के बहुत सारे देशों में इसको लेके चिंता थी। और इसको लेके जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसने जेनोसाइड के मसले पे, युद्ध वॉर क्रिमिनल के तौर पर नेतन्याहू को नोटिस भी भेजा था। और यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्होंने कहा था कि अगर, जैसे कि न्यूयॉर्क में यहाँ के जो मेयर चुने जाएंगे, जिनके बारे में कहा जाता है उनका चुना जाना बहुत काफी हद तक कंफर्म माना जा रहा है, जोहान ममदानी, जो 36-37 साल के हैं, मीरा नायर के बेटे हैं, और अभी अचानक बहुत सेंसेशनल हो गए हैं वो। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर नेतन्याहू अगर न्यूयॉर्क की जमीन पर आएंगे तो मैं अगर मेयर बन गया तो मैं तुमको गिरफ्तार कर लूंगा। उसी तरीके से कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम सब लोगों को एक सेना बनानी चाहिए और उसके बाद इजराइल पे चढ़ाई कर देनी चाहिए। बहुत सारे देश, साउथ अफ्रीका बहुत ज्यादा विचलित है, फ्रांस बहुत ज्यादा विचलित है। तो ये बहुत बड़ा संकट था और बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है, जहां तक एक देश ने दूसरे देश के लोगों को जिस तरीके से उनका कत्लेआम किया जेनोसाइड के लेवल पे, ये बहुत तकलीफ दे स्थिति थी। तो उसमें अगर किसी तरीके का कोई समाधान निकल रहा है, कोई युद्ध विराम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो ये वाकई में एक अच्छी बात होगी। था सारी दुनिया कम से कम एक राहत की सांस लेगी। लेकिन आपको लगता है सर, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ये गन पॉइंट फॉर्मूला है, हमास के ऊपर गन पॉइंट रखकर ये सारी चीजें की जा रही है और वन साइडेड नेतन्याहू को एक तरह से ये पूरा मौका मिला है, क्योंकि वो भी एग्जिट तो करना चाहते थे और वो हमास को खत्म करके या जो भी हो रहा है, इसको वन साइडेड आप मानते हैं या दोनों के बीच हो गए ठीक ठाक? देखिए, ये दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन है। हालांकि विन विन शब्द का तो इतनी बड़ी त्रासदी के बाद विन विन शब्द क्या होता है तो अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण शब्द है। लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया में जिस तरीके से नेतन्याहू और इजराइल को लेकर कंडेमेशन शुरू हुआ है, जिस तरीके से उसका महिमा मर्दन शुरू किया गया है और एक तरीके से लोग बहुत ज्यादा उद्वेलित और बहुत ज्यादा परेशान दिखाई पड़ रहे हैं, ये हो क्या रहा है? दुनिया क्या ऐसे ही चुपचाप बैठी देखती रहेगी और लोगों को जिंदा इसी तरीके से मारा जाएगा? मासूम बच्चों का कत्ल किया जाएगा, औरतों का कत्ल किया जाएगा। 67,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है 7 अक्टूबर 2023 के घटनाक्रम के बाद से। मतलब आप सोचिए, 67,000 तो सिर्फ कत्ल हुआ है, मारे गए हैं। उसके अलावा लाखों की संख्या में लोग घायल हुए। पूरा का पूरा गजा एकदम सपाट हो गया, समतल कर दिया गया है। 90% जो जमीन है वो अनलिवेबल हो गई है।
और यहाँ तक खबरें आई थी कि जो लोग जो लोग मानवीय जो 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 एड आ रही थी, वहां पर जो लोग खाना खाने के लिए लाइन में लगे हुए थे, उनके ऊपर बमबारी की गई, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, वहां पे लोगों को मारा गया है। और बार बार बहाना ये दिया जा रहा था दरअसल हमास के आतंकवादी वहां पे छुपे हुए थे। तो ये एक जीता जागता जेनोसाइड था। कम से कम हम लोगों ने किस्से कहानियां सुने हैं कि किस तरीके से हिटलर के कैंप में ज्यूस के साथ ये बर्ताव किया, लेकिन वही उन्हीं लोगों के नेता ने जिस तरीके से यहाँ पे किया, तो उसको लेकर नेतन्याहू अपने देश के अंदर भी उनको, क्योंकि काफी आलोचना हो रही थी, देश के बाहर तो खैर उनको वार क्रिमिनल घोषित करने की एक तरीके से होड़ सी लगी हुई थी। तो उस संदर्भ में अगर आप देखें तो अमेरिका के ऊपर जो दबाव पड़ा है, मैं नहीं मानता कि नेतन्याहू के ऊपर किसी तरीके का कोई दबाव पड़ा, क्योंकि वो सारी खुराफातें इसलिए कर रहे थे, करतूत इसलिए कर रहे थे क्योंकि अमेरिका उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ था। अमेरिका को इस बात का कहीं एहसास हुआ कि अगर वो लगातार इसी तरीके से नेतन्याहू की सरकार को सपोर्ट करेंगे तो फिर उनका जो उनकी जो छवि है उस पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। तो ये अमेरिका के लिए भी बहुत एक तरीके से कहे कि विन विन सिचुएशन वाली स्थिति हो रही है, क्योंकि दुनिया में डंका पीट देंगे, देखिए हमारी वजह से हमने तो वहां पर शांति करा दी है। जो गजा के लोग हैं उनके लिए भी, क्योंकि जिस तरीके के त्रासदी से वो दो चार हो रहे हैं, मतलब वो अनथिंकेबल, असोचित, सोचा ही अकल्पनीय है एक तरीके से। तो और उनके पास दूसरा कोई विकल्प है नहीं। देखिए, या तो वो आज की तारीख में सीजफायर को मान लें, युद्ध विराम कर लें, हथियार जो है वो सरेंडर कर दें उसको, या फिर जो है पूरी तरीके से गजा खत्म ही हो जाए। आज की तारीख में खतरा ये कि पूरी तरीके से गजा खत्म हो जाए और वहां के लोगों को, जो इजराइल की पॉलिसी है कि इजराइल की पूरी कोशिश इस बात को लेकर है कि उनके जो अल्ट्रा नेशनलिज्म की कोशिश ये है कि गजा को पूरी तरीके से फिलिस्तीनियों से खाली करा दिया जाए और उस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया जाए। तो अगर ये युद्ध आगे चलता रहेगा तो फिर खतरा गजा पे फिलिस्तीनियों के लिए ज्यादा नुकसान है। तो ये उनके हित में है कि वो इस प्रस्ताव को मान ले। और अब मुझे लगता है कि जो इनिशियल रिस्पॉन्स आया है उसमें उन्होंने उस प्रस्ताव को मानने की बात की है और उसकी ट्रंप ने भी उसकी सराहना की है तरीके से। जहां तक नेतन्याहू का प्रश्न है तो उनके ऊपर भी बहुत जबरदस्त दबाव पड़ रहा था, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो इस संकट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो भ्रष्टाचार के जो उनके ऊपर तमाम आरोप है जो कोर्ट्स में चल रहे हैं, फिर वहां पे लोगों का ध्यान होगा और इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि सत्ता से हटते ही वो जेल जा सकते हैं। तो लोकल लेवल पर बड़ा उनके पीछे दबाव भी है, परेशानी भी है वहां पर। बिल्कुल। लेकिन सर, आप अब ट्रंप साहब ने जो कर दिया गजा को लेकर, इजराइल को लेकर, वो तो ठीक है। आप वाशिंगटन रहे तो आपने मुलाकात नहीं की उनसे कि भैया हमारा भी कुछ काम झगड़ा खत्म करवाइए? पीयूष गोयल जी भी गए लेकिन कोई मसला हल हो नहीं रहा। नवंबर देखिए, हम तो किसी मुगालते में कभी रहते नहीं, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। वैसे भी हम तो यहाँ आप वाशिंगटन में थे, व्हाइट हाउस के आसपास, मैंने सुना था आप थे वहां पर वाशिंगटन हाउस। सर बिल्कुल सर, मैं किसी मुगालते में नहीं। हम लोग तो घूमने आए हुए हैं थोड़ा सा बहुत दिनों के बाद। देश के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना, देश के लिए आप इतना काम नहीं कर सकते। मोदी जी है ना करने के लिए, पीयूष गोयल जी हैं वो, और उनके पास पूरा मैंडेट है। वो करे कोशिश, क्योंकि अब देखिए विश्वगुरु तो भारत बन चुका है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो अब एक विश्वगुरु दूसरे विश्वगुरु से बात कर रहा है, तो हमारे ख्याल से कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा इसके बीच में। देखिए, ऑल सेड एंड डन, मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते जो पिछले दिनों जिस तरीके से खराब हुए हैं, वो इस बात की दर्शाता है कि हमारी जो सरकार है उसके पास कोई विजन नहीं था। उन्होंने किसी तरीके का कोई होमवर्क नहीं किया। उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी की प्रोफाइलिंग नहीं की, और अगर उन्होंने किया होता तो उनके पास जरूर प्लान बी होता, प्लान सी होता, प्लान डी होता। और चूंकि नहीं था, इसलिए हम बहुत शॉक में आ गए और हमको समझ में नहीं आया हम किस तरीके से रिएक्ट करें। और उसके बाद अब हम मामले को सैल्वेज करने की कोशिश कर रहे हैं और इस बीच हम चीन के पास जा रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारत जैसे देश के साथ, जिसकी एक सिविलाइजेशनल वैल्यू है, जिसकी एक बहुत महान परंपरा है, जो एक जमाने में दुनिया में बहुत बड़ा सुपर पावर माना जाता था। करीब 27% भारत की जो दुनिया की जो जीडीपी थी उसमें 27% भारत कंट्रीब्यूट करता था। अंग्रेजों के आने के बाद वो स्थिति बहुत खराब हुई। तकरीबन 1% के आसपास हमारा कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड जीडीपी में था। उसके साथ अमेरिका के राष्ट्रपति इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। वो किसी पाकिस्तान के साथ करे तो समझ में आते, भारत के साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं और पाकिस्तान को तरजीह दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है उसको ये इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि क्या कुछ गलत लोगों की सलाहों पर उन्होंने अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाने की कोशिश की है,
या कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है, जिसका खमियाजा अब देश भुगत रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे क्या हुआ, 140 करोड़ का मुल्क है और उसमें जीडीपी पे कोई बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। सवाल जीडीपी पर असर पड़ने का नहीं है, सवाल इस बात को लेकर ही है कि हमारे देश का एक स्वाभिमान है। हम सब लोग एक स्वाभिमान देश के लोग हैं और हमारे स्वाभिमान पे क्या कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो कोई छोटा ही देश हो या बड़ा ही देश हो, क्या उसको ये हक है कि हम हमारे साथ रोज इस तरीके से बर्ताव करें और हमारी सरकार चुप रहे? ये बहुत गंभीर प्रश्न है। इससे हमारी जो ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग है, जो ग्लोबल स्टैंडिंग है, जो ग्लोबल इमेज है, उसको नुकसान पहुंचता है। तो आपको रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है कुछ? वहां देखिए, पर देर क्या कह सवेर रहे तो हैं लोग? रास्ता निकलेगा, देर सवेर नहीं। यहाँ तो देखिए, यहाँ पे हमारी कोई बहुत अंदर तो कोई पहुंच है नहीं कि मैं इस बारे में कुछ बात कर सकूं। और यहाँ भी बिल्कुल स्थिति वैसी जैसे हमारे देश के अंदर है कि या तो नरेंद्र मोदी जी को पता होगा या अमित शाह जी को पता होगा। उसी तरीके से या तो डोनाल्ड ट्रंप को पता होगा या फिर उनके किसी सहयोगी को पता होगा। बाकी किसी और को वो क्या करने वाले, यहाँ तक कि ट्रंप के बारे में भी कहा जाता है कि उनको भी नहीं पता होता उनका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि वो कोई बहुत क्लासिकल जो पॉलिटिशियन तो है नहीं और पॉलिटिशियन कि नहीं आप उनके मूव को आप रीड कर सके। इसलिए ज्यादा जरूरी था कि ट्रंप की एक प्रोफाइलिंग की जाती, उनके प्रधान राष्ट्रपति बनने के पहले एक होमवर्क किया जाता और फिर जब वो सत्ता में आते तो उसके बाद तो उनके वो साथ कुछ पहली बार तो सेटिंग। बने नहीं है सर, पहले भी 4 साल हमने एक्सपीरियंस किया वो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए ये ज्यादा गंभीर प्रश्न है। इसलिए मुझे लगता है कि इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए था कि वाज़ द गवर्नमेंट मिसलेड? क्या किसी ने सरकार को गुमराह किया? क्योंकि आपको उस चीन के पास जाना पड़ रहा है जिस चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद की सारी तरफ से। तो ये तो बड़ा गंभीर मसला है। सर आप अमेरिका रहें, चाइना रहें, कहीं रहें, रहता तो दिल आपका हिंदुस्तान में ही है। और हिंदुस्तान में आजकल बहुत काम चल रहा है। अभी जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी, उन्होंने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पटना में सब कुछ मामला ठीक हो गया है। जो एसआईआर का काम था, बीएलओस के साथ उन्होंने फोटो वोटो भी खिंचवाई और कहा कि सब कुछ ठीक है और अब बेहतर से चुनाव होगा और जल्दी मुझे लगता है इस हफ्ते जो है आने वाले हफ्ते में चुनावों का अनाउंसमेंट हो जाएगा। कैसे आप देख रहे हैं बिहार के चुनावों को लेकर और सारी बातें वहां चल रही हैं? देखिए, ज्ञानेश कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपनी पीठ थपथपाए, ये सब तो वो करेंगे। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से पूरे एसआईआर को बुलडोज करने की कोशिश की है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उनको समझाने की कोशिश की है और जो जनता के प्रति, लोगों के प्रति जो एक अनास्था उन्होंने व्यक्त की है, उससे उनका नाम भारत के इतिहास में कभी स्वर्णाक्षरों में नहीं लिखा जाएगा। अगर उनके पास कोई सेंस ऑफ हिस्ट्री होगी तो उनको इस बात का एहसास होगा और ये बात उनको कचोटनी भी चाहिए। पद पर ऊंचे पद पर जाने से कोई आदमी बड़ा नहीं होता। गांधी जी तो कभी किसी पद पे नहीं थे, लेकिन मैंने यहाँ आकर इस बात को महसूस किया कि गांधी जी की क्या सम्मान है। मतलब एक व्यक्ति जो किसी पद पर नहीं थे, अमेरिका की जमीन पे, धरती पे उनका क्या सम्मान है। मार्टिन लूथर किंग के उनको अपना आदर्श मानते हैं, आइकॉन मानते हैं। एटलांटा में उनका और म्यूजियम है, म्यूजियम, स्मारक और है। वहां महात्मा गांधी की फोटो है। वॉशिंगटन में महात्मा गांधी की फोटो है। तो इसलिए पद पर रहने से कोई आदमी बड़ा नहीं होता, मेरा मानना है। आप अगर कर्म से बड़े होते हैं तभी आपको माना जाता है। और ज्ञानेश कुमार जी से मेरी कोई व्यक्तिगत वो नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर वो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो उन्हें सोचना चाहिए था कि जिस तरीके से उनके अंडर में इलेक्शन कमीशन ने बिहेव किया है, वो वाकई में बहुत दुखदाई है और तकलीफदेह है। तो जाके उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई है, लेकिन और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि एसआईआर के बाद हमारी वोटर लिस्ट बेहतर हो जाए और जो किसी ऐसे आदमी का नाम ना कटे जो वाकई में उसके योग्य हो, तो अच्छी बात है। हम लोग कोई उनसे कोई व्यक्तिगत रंजिश, कोई दुश्मनी तो ना आपकी है ना मेरी है। लेकिन चुनाव कंडक्ट करा पाना ये अलग तरीके का प्रश्न है और उसके प्रति लोगों के अंदर आस्था बढ़ाना ये दूसरे तरीके का प्रश्न है। और मुझे लगता है कि उनके आने के बाद से, खासतौर पर उनके और राजीव कुमार जी के आने के बाद से लोगों का मन चुनाव आयोग से थोड़ा भटका है और चुनावी प्रक्रिया पर लोग सवाल खड़े करने लग गए। क्योंकि सर अभी जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आने वाला है, हियरिंग होने वाली है और मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि एसआईआर में कोई गड़बड़ होगी तो हम उसको खारिज कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट उसे अप्रूव कर देता है फिर तो आपको थैंक यू करना चाहिए या पीठ थपथपानी चाहिए उनकी? देखिए, मैं तो किसी भी क्षण उनको थैंक यू नहीं बोलूंगा।
मेरे दिमाग में इस हमारे बात को सिस्टम में लेके जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ कि क्या नहीं फिर नहीं, उनको क्रेडिट देना चाहिए? मैं इस देश को उनको बिल्कुल थैंक यू नहीं बोलना चाहिए। जो कुछ भी सुधार हुआ है वो चुनाव आयोग के दबाव से हुआ है। वो तो बार बार उन दबावों को रजिस्ट कर रहे थे। वो तो ये कह रहे थे कि हमको तो नागरिकों की सिटीजनशिप को चेक करने का अधिकार है। वो तो ये कह रहे थे हम आधार कार्ड जो है वो नहीं होना चाहिए। वो तो ये कह रहे थे 65 लाख लोगों के नाम जो उन्होंने लिस्ट से काटे हैं उसके बारे में क्यों काटे, उसमें जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये जो कदम है और जिस तरीके से और जिन परिस्थितियों में उन्होंने चुनाव एसआईआर कराने की कोशिश की और उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, जिसकी वजह से इतनी भ्रांतियां बढ़ी हैं, लोगों का जो मन है वो चुनावी प्रक्रिया से थोड़ा हटा है, डिगा है। और यहाँ भी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं उसको लेके कि यार क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या हम लोग थोड़ा समझाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन ये चूंकि सब ठीक हो जाएगा तो इसके लिए हम उनको धन्यवाद दें या कोई उनको धन्यवाद, बिल्कुल नहीं। चुनाव आयोग नामक संस्था को खत्म करने का काम ज्ञानेश कुमार जी ने उस पद पर रहते हुए किया है। उन्होंने भी किया है और उनके पहले राजीव कुमार जी ने भी किया था। इसके पहले उन दोनों लोगों के पहले तक चुनाव आयोग की स्थिति इतनी बुरी नहीं थी। तो मैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि नहीं अब आप जाके एसआईआर करा लीजिए, तो इसके आधार पे ये मान ले कि नहीं सब कुछ अच्छा है, ये बिल्कुल गलत बात होगी। और ये अगर इसी तरीके से चलता रहा तो भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर लोगों के मन में जो गहरे सवाल हैं उनके जवाब नहीं मिलेंगे। ये बात चुनाव आयोग को समझनी चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं होता तो क्या स्थिति पैदा होती। उन्होंने तो एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी कि लोगों का पूरा विश्वास ही चुनावी प्रक्रिया से उठ जाता। सर आपने दबाव की बात की कि चुनाव आयोग ने दबाव की बात किया, तो दबाव डालने वालों में एक और प्रमुख नाम है, मतलब जो मैं तो समझता हूँ सबसे बड़ा नाम है, वो है जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी भी आज भी बताया गया था मुझे कि कोलंबिया में है, अमेरिका में। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी का दबाव जो है वो इस पूरे सिस्टम पर काम आया है? सवाल सिर्फ देखिए राहुल गांधी की के साथ एक अच्छी चीज क्या है कि वो जिस बात को लेकर उनकी लगातार पहले आलोचना की जाती थी और तब भी मैं उनकी आलोचना को पूरी तरीके से सही नहीं मानता था, क्योंकि मेरा मानना है कि आरएसएस और बीजेपी की एक्सपर्टीज है किसी की भी छवि को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देना, एक छोटी सी चीज को लेकर लोगों की छवि को धूमिल कर देना। अब जिस तरीके से राहुल गांधी के कोलंबिया जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी बार बार सवाल, मुझे लगता है कि दे शुड ग्रो अप। मतलब ये बहुत ही बचपना जैसा काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। बड़े बड़े नेता बचकाना काम करते हैं। भाई क्या किसी आदमी को छुट्टी पर जाने का अधिकार नहीं है? तो इसका मतलब फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहते हुए जब छुट्टी पर जाते थे तो वो उनको अधिकार नहीं थे क्या? क्या क्या डिबेट इस देश के अंदर हो रही है? डिबेट उन्होंने क्या कहा जाके वहां पे कि भारत के अंदर जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर आघात हो रहा है। इसमें कौन सी गलत बात है? इस देश के अंदर आप किसी भी आदमी से पूछेंगे जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं होगा, वो यही कहेगा। और ये तो आप महसूस कर सकते हैं, यहाँ रहते हुए, हिंदुस्तान में रहते हुए आप इसको महसूस प्रतिदिन कर रहे हैं किस तरीके से भारत की लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं को लगातार खत्म किया जा रहा। तो उसको लेके आप कहते हैं कि आप विदेश की धरती पे जाके आप भारत की छवि को खराब करते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत हो गए हैं? तब तो मेरा तो ये मानना है कि जिस चीज को लेके देवकांत बरुआ को लेके जो कहा जाता है, एक बार देवकांत बरुआ ने कह दिया था 1970 के दशक में, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। उनको कभी इतिहास ने माफ नहीं किया। आज तो मुझे लगता है हर शाख पे देवकांत बरुआ बैठे हुए, हर शाख पे देवकांत बरुआ बैठे हुए हैं और होड़ लगी हुई है साबित करने के लिए कि प्रधानमंत्री जी कितने महान है। अरे प्रधानमंत्री जी कितने महान है ये ना मेरे कहने पर होगा ना भाजपा के लोगों के कहने पे होगा, इतिहास इस बात का आकलन करेगा। मेरे विचार कुछ भी हो सकते हैं, पार्टी के विचार कुछ भी हो सकते हैं, आपके विचार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इतिहास तो निर्मम होता है। इतिहास किसी को बख्शता नहीं है, इतिहास कभी भी किसी को छोड़ता नहीं है। वो अपनी निर्ममता से आगे बढ़ता जाता है और हर व्यक्ति का आकलन करता है। जब भी इतिहास में अकबर और औरंगजेब का जिक्र होगा तो औरंगजेब का आकलन अलग तरीके से होगा और अकबर का आकलन अलग तरीके से होगा। दोनों ने लगभग 50 साल शासन किया हिंदुस्तान के ऊपर, लेकिन दोनों की तस्वीरें अलग अलग दिखाई पड़ी। क्यों? तो मान लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले 25 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी को सर्वोत्तम प्रधानमंत्री हो जाएंगे? वो तो इतिहास आकलन करेगा। तो ये लोग दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही नुकसान ये लोग कर रहे हैं।
और जो जो जिस तरीके से कल्ट फिगर बनाने की कोशिश की गई पिछले दिनों, उससे भाजपा का नुकसान हो रहा है। इस बात को क्यों नहीं समझते? और कहते हैं नेशन फर्स्ट। अगर राष्ट्र प्रथम है और तो दुनिया के किसी भी मुल्क में जाके अगर आपको लगता है कि हिंदुस्तान में कुछ गलत हो रहा है, तो उसके बारे में मजबूती के साथ आवाज को उठाना चाहिए। और जो लोग मजबूती के साथ आवाज उठाते हैं, वो देशद्रोही नहीं है, वो भी इस मुल्क से उतना ही प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जितना ये लोग करते हैं। नहीं, बीजेपी की आपत्ति यह है कि राहुल जी जो हैं विदेश में जाकर देश पर हमला करते हैं, देश की ये संस्थाओं पर फालतू हमला की बात करते हैं। है, ये एकदम फालतू बात है, एकदम फालतू बात है। ये दो कौड़ी की बात है और ये दर्शाता है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक इनको किसी चीज की समझ नहीं है। मैं तो काउंटर आर्गुमेंट कर सकता हूं। आप अपने देश के लीडर ऑफ अपोजिशन की छवि को लगातार खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये कोशिश संविधान सम्मत है या भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है? मैं तो मानता हूं कि जब आप लीडर ऑफ अपोजिशन की छवि को खराब करते हैं, तो दरअसल आप इस देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे होते हैं। क्योंकि दुनिया में लोकतंत्र जहां कहीं भी स्थापित है, वो सत्ता की वजह से नहीं जानी जाती है, वो विपक्ष की वजह से जानी जाती है। विपक्ष अगर आक्रामक है, हमलावर है, तो सत्ताएं जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अन्यथा पुतिन के अमेरिका रूस के अंदर कोई विपक्ष है क्या? क्यों पुतिन के रूस को या शी जिनपिंग के चीन को हम तानाशाही कहते हैं? क्योंकि वह विपक्ष है ही नहीं। तो राहुल गांधी अगर मजबूती से सवालों को खड़ा कर रहे हैं, चाहे देश के अंदर या देश के बाहर, तो इससे भारत का लोकतंत्र मजबूत होता है। मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल तवज्जो नहीं देता जो भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हुए विपक्ष के कार्यकलाप पर इस तरीके से डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते। मैं यही मानूंगा, ये लोग अपने स्वभाव में, अपने मन में लोकतांत्रिक नहीं है, ये अपने मन में, अपने स्वभाव में अधिनायकवादी हैं, तानाशाही हैं। ये इस देश के अंदर टोटलिटेरियन वाद लाना चाहते हैं। सर, अब जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तब तक तो शायद आप भी लौट आएंगे जब चुनाव होंगे, लेकिन क्या आपको लग रहा है, अभी कुछ सर्वे आए, हमारे मित्र हैं, आपके भी मित्र हैं, सी वोटर के यशवंत देशमुख जी, उन्होंने बताया कि प्रशांत किशोर का जो करिश्मा है वो लगातार बढ़ रहा है और सीएम फेस के तौर पर उनको 23% लोग पसंद कर रहे हैं। वो नीतीश कुमार जी को उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया, वो 9% पर है, तेजस्वी जी अब भी 35% पर है। तो क्या 23% पर, 23% पर प्रशांत किशोर को सीएम फेस के तौर पे देखकर आपको कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर दिख रहा है? देखिए, अगर सी वोटर के इस आंकड़ों पर अगर हम विश्वास करें, तो उन्होंने ये भी आंकड़ा दिया है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता प्रधानमंत्री के तौर पर 41% बढ़ गई है। जी, वो भी है तो उसमें। हाँ, तो इन दोनों आंकड़ों से आधार पर हम क्या क्या अंदाजा लगाए कि क्या प्रधानमंत्री जिन राहुल गांधी को एक जमाने में कोई कॉम्पिटिटर नहीं माना जा रहा था नरेंद्र मोदी के सामने, आज वो एक बहुत बड़े चैलेंजर के तौर पर उभरे हैं। और उसी तरीके से क्या यह मान लिया जाए कि दरअसल प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक नए ध्रुव की तरीके से उभरे हैं। मैं दिल से ये कहना चाहता हूं कि ये दोनों आंकड़े सच हो, ये मेरी दिली इच्छा है। दिली इच्छा इसलिए है क्योंकि अगर भारत का लीडर ऑपोजिशन, अगर उनको एक भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाता है, तो भारत के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, वो उनको अपने कदमों को बहुत सजगता के साथ बढ़ाने की जरूरत होगी। वो पूरी तरीके से, जिसे कहते हैं कि उत्तरदायित्व बोध से भरे होंगे। वो बार-बार ये सोचेंगे अगर मैंने कुछ गलत काम कर दिया तो लीडर ऑपोजिशन हमको कटघरे में खड़ा कर देंगे। इससे भारत का लोकतंत्र मजबूत होता है और इससे भारत की सरकार को रिस्पॉन्सिबल बनाने में मदद मिलती है और भारत की सरकार बेहतर तरीके से काम करेगी अगर नेता विपक्ष मजबूत होता है। उसी तरीके से अगर प्रशांत किशोर अगर बिहार के अंदर नए एजेंडे के साथ सामने आते हैं और वो नए मुद्दों को लेकर रखते हैं जो लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, लोगों की जिंदगी के सरोकार हैं, तो फिर बिहार की राजनीति जो एक अलग चीजों की वजह से जानी जाती है, उस पर भी एक अंकुश लगेगा। जातिवाद पर भी अंकुश लगेगा, धर्मवाद पर भी अंकुश लगेगा और लोगों के जो रोजगार के, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, रोजमर्रा की जरूरतों के मुद्दे हैं, दरअसल चुनाव उस पर होना चाहिए, उस पर फोकस लोगों का आएगा।
तो इसलिए मेरे लिए ये अगर ये खबरें सच है, ये आंकड़े सच है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता तेजी के साथ बढ़ रही है और प्रशांत किशोर की भी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि लोग अब विकल्प की तलाश करने लगे हैं और उनको जो मौजूदा सिस्टम है उसमें जो स्टेटस को आ गया था, उससे अब आगे निकलने की बेचैनी उनके मन में दिखाई पड़ रही है। तो ये अच्छी बात है। लेकिन हालांकि मैं बहुत सारे लोगों की इस बात से अभी कम से कम सहमत नहीं हूं कि प्रशांत किशोर कोई बिहार की राजनीति कोई बड़ा उलटफेर करने वाले हैं। अभी मैं इस बात से कन्विंस नहीं, मुझे हो सकता है कुछ 2 दिन के बाद 10 दिन के बाद मैं कन्विंस हो जाऊं। उनकी भूमिका सिर्फ इतनी सी दिखाई पड़ती है क्योंकि वो तो बहुत आगे दिखाई पड़ते, लेकिन उनकी पार्टी का ग्राफ बहुत नीचे है और जब पार्टी का ग्राफ नीचे होता है तो एक अकेला नेता एक कितना उसको उसको खींच पाएगा, तो उनकी विजिबिलिटी ज्यादा है। तो ऐसे में ये कहना कि वो कोई एक बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार, लालू यादव और भारतीय जनता पार्टी के बाद कोई चौथा कोण बना पाएंगे, अभी मुझे इस बारे में संदेह है। कुछ दिनों के बाद अगर हो सकता है मैं अपनी राय को बदलूं, लेकिन अभी मेरे मन में संदेह है कि वो कोई बड़ा उलटफेर नहीं करने जा रहे हैं, ना कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है। लड़ाई तो महागठबंधन और एनडीए के बीच में ही होगी और प्रशांत किशोर दोनों दलों के या दोनों गठबंधनों के वोट को बराबर की संख्या में 19-20 की संख्या में काटेंगे। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने आजकल प्रशांत किशोर जी की चर्चा अरविंद केजरीवाल जी से होती है कि अरविंद केजरीवाल की तरह प्रशांत किशोर निकल कर आए हैं और जिस तरह का मूवमेंट अरविंद केजरीवाल ने किया था जिसमें आप भी साथ रहे अन्ना आंदोलन में और सरकार के खिलाफ, और उस समय भी अरविंद केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ लड़ रहे थे और कुछ लोग उन्हें वोट कटवाई कह रहे थे सिर्फ, लेकिन एक नई राजनीति उस समय दी। बाद में क्या हुआ नहीं हुआ और सत्ता परिवर्तन हो गया वहां। तो क्या आप प्रशांत किशोर को मतलब समझते हैं कि प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल की राजनीति की उस समय की, आज मत कहिएगा कि आज क्या हो गया, लेकिन उससे कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं? नहीं, तुलना नहीं करनी चाहिए। तुलना सिर्फ एक ही संदर्भ में हो सकती है, वो ये कि ये विकल्प की तलाश लोगों के मन में है। सिर्फ इतनी यहाँ पे आके दोनों के बीच में समानता जो है वो दिखाई पड़ती है। अन्यथा अरविंद केजरीवाल एक बड़े आंदोलन के प्रोडक्ट थे। राजनीतिक दल बनाने के पहले उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर एक बड़ा अन्ना का आंदोलन किया था और उस अन्ना के आंदोलन ने लोगों के इमेजिनेशन को पकड़ा था। लोग उससे जुड़े थे, बहुत बड़े पैमाने पर जुड़े थे और अखिल भारतीय स्तर पर ये बात चर्चा चली थी कि दरअसल ये लोग हैं जो ईमानदार हैं और देश को बदलना चाहते हैं। और चूंकि उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट दिल्ली के अंदर किया और दिल्ली में बहुत अर्बनाइज्ड शहर है, पूरी तरीके से अर्बनाइज्ड शहर है, पर कैपिटा इनकम लोगों की बहुत ज्यादा है बिहार की तुलना में, पर कैपिटा इनकम के साथ लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है। तो उन यहाँ के लोगों के सोचने का तरीका और बिहार के लोगों के सोचने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है और यहाँ कमोवेश जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे वोट उस तरीके से नहीं पड़ता। लोगों की प्रतिबद्धताएं हैं जाति धर्म को लेके, लेकिन वोटिंग बिहेवियर में उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करता जितना बिहार के अंदर रिफ्लेक्ट करता है। तो प्रशांत किशोर ने एक नया रास्ता पकड़ा है कि उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की, गांव-गांव, शहर-शहर लोगों के बीच में गए हैं, वहां लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वहां लोगों के सामने उनके मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक दूसरा रास्ता है, लेकिन लोगों के मन में ये भावना पैदा होना कि नहीं, प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे हैं उसके आधार पर उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, इसमें अभी वक्त लगेगा। लोगों की वोटिंग बिहेवियर इतनी आसानी से नहीं बदलते। दिल्ली में जो करिश्मा एक बार हो गया, वो करिश्मा बार बार होगा, मुझे उस पर संदेह है। लेकिन और मैं ये नहीं मानता कि प्रशांत किशोर को भी अपने आप को साबित करना है। प्रशांत किशोर जो एक काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो शायद उनके खिलाफ जाएगी कि वो बहुत ज्यादा मीडिया में अपने आप को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया के बारे में समझना चाहिए, मीडिया का बड़ा संतुलित उपयोग होना चाहिए। बियॉन्ड अ पॉइंट अगर आप मीडिया एक्सपोजर वो नुकसान कर सकता है, तो फिर वो नुकसान करता है। और ये बात मैंने इशारों में अन्ना हजारे को भी कही थी और अरविंद और मनीष जी को भी कही थी कि भाई इतना ज्यादा ये अन्ना हजारे बोलते हैं, आप इन पे अंकुश लगाइए। उनको जब वो बोले तो वो अंतर्राष्ट्रीय खबर हो, नेशनल, रोज बोलेंगे तो मोहल्ले की खबर भी नहीं रह जाएगी। तो अभी मतलब यदि देखा जाए तो प्रशांत जी और केजरीवाल को एक आंदोलन के तौर पर आप बराबर नहीं देखते, और दूसरा बड़ा कारण समझते हैं कि बिहार और दिल्ली की जो जमीन है, मतलब पॉलिटिकल जमीन कह लो या वोटर की जमीन है, वो एक बड़ा फर्क है जो उसको नहीं बदल पाएगा, आपको लगता है? अपना सवाल फिर से दोहराएंगे आप?
मैं कह रहा हूँ कि भाई एक बात तो हुई कि केजरीवाल एक आंदोलन से निकले, प्रशांत दूसरे तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा आपने कहा कि जमीन जो है, जमीन का मतलब कि जो बिहेवियर है दिल्ली के वोटर का और बिहार के वोटर का, वो फर्क है। तो ये दोनों चीजें, और सबसे बड़ा मुद्दा मुझे समझाइए, क्योंकि हालांकि प्रशांत जी नाराज होते हैं कि क्या बिहार की राजनीति आज भी जाति की राजनीति से अलग निकल कर जा रही है? क्या इसको समझा पाना मुश्किल नहीं लगता आपको कि प्रशांत जी जो सोच रहे हैं कि देखिए, जाति आधार तो जाति, इसको दूसरे तरीके से फ्रेम करता हूं। ऐसा नहीं कि दिल्ली के अंदर जो चुनाव होता है वहां जाति इंपॉर्टेंट नहीं थी, यहाँ दिल्ली में भी जाति इंपॉर्टेंट होती है। जब आप किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी कैंडिडेट को टिकट देते हैं, तो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, वो उस जातियों के संतुलन को बनाने की कोशिश करती है। बिहार के अंदर भी ये है और तमिलनाडु के अंदर भी है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि जाति का कंसिडरेशन दिल्ली में उतना ज्यादा नहीं होता कि हमारी जात का आदमी इसलिए ही हमको इसको वोट देना है। अगर दिल्ली में 10 में से 4 लोग इस आधार पे वोट देते हैं, तो बिहार में 10 में से 8 लोग इस आधार पे वोट, ये फर्क है। तो जाति एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन जाति कितना असर डालती है किसी के वोटिंग बिहेवियर पे, उससे उसकी अगर हम तुलना करेंगे तो बिहार बहुत आगे इस मामले में, यूपी भी बहुत आगे इस मामले में। तो वो एक फर्क है। और दूसरा क्या है कि बिहार अभी भी सेमी अर्बन है, पूरी तरीके से अर्बन भी नहीं हो पाया है। अगर आप पटना को छोड़ दें, एक दो और शहरों को छोड़ दें, मोटे तौर तो पर वो पूरी सेमी तरीके से वो अर्बन जो वो जो रूरल सेंसिबिलिटी होती है, जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में बड़ी मजबूती के साथ बंधी होती है, जो जातियों के बंधन में अभी भी जकड़ी हुई है, उसको तोड़ पाना, अगर उसको तोड़ लेते हैं प्रशांत किशोर, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मिरेकल होगा, बहुत बड़ा चमत्कार होगा। और मैं तब उनको सैल्यूट करूं। अभी मैं उनको सैल्यूट करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मैंने अतीत में इस तरीके के फिनोमिनन को देखा है कि जिनको मीडिया ने चुनाव के पहले खूब जम के उभारा और लगा कि ये तो युग प्रवर्तक आ गया है, और चुनाव के फौरन बाद आपने देखा तो वो जो है बुलबुला था, वो उससे ज्यादा कुछ नहीं था। आप मेरे सामने तो पंजाब का उदाहरण, जब मनप्रीत बादल ने अकाली दल छोड़ा, तो लोगों ने कहा कि अब पंजाब की राजनीति त्रिकोणीय हो जाएगी। मनप्रीत बादल एक बड़े धूमकेतु की तरफ से उभर, चुनाव बाद गायब हो गए। वो कभी पिछली कांग्रेस बार पार्टी में गए, कभी बिहार आम में आदमी वो पार्टी में। पुष्पम प्रिया एक युवा लड़की थी, बिल्कुल, वो भी आई थी अमेरिका से पढ़कर, वो भी उसी तरह की आपको राजनीति याद कर रही थी। आपको याद होगा कि आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण इसी तरीके से उभरे थे। बहुत लोगों ने कहा बड़ा चमत्कार हो जाएगा। तो रातों रात चमत्कार होता नहीं है। जो अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि वो दिल्ली में थे, वो पंजाब में थे। लेकिन अब देखिए, उनका भी सितारा नीचे नीचे डूबने लगा है। लेकिन वो वन टाइम फिनोमेना था, वो एक आंदोलन का प्रोडक्ट था, ये आंदोलन का प्रोडक्ट नहीं है। तो आंदोलन एक अलग तरीके की चेतना का परिष्कार और विस्तार करता है। इस सवाल को एक चीज अभी बात करते समझ आई, आपने कहा कि डूब रहा है। जितना आप प्रशांत किशोर और केजरीवाल को कंपेयर करें ना करें, क्या उसका नुकसान भी प्रशांत जी को उठाना पड़ रहा है कि केजरीवाल जी ने एक अलग तरह की राजनीति की थी, लोगों ने सपोर्ट किया था, और बाद में जहां पहुंचे उससे लोगों का भरोसा कम होता है कि भाई ये सब लोग तो इलेक्शन तक ऐसा तमाशा करते। देखिए, ये बड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन है। मुझे इस बारे में कोई यकीन नहीं होता कि चूंकि लोगों ने अरविंद केजरीवाल को देखा कि वो राजनीति से भटक गए, इसलिए आगे कोई आंदोलन नहीं खड़ा हो पा गया, आगे किसी नेता के बारे में लोग यकीन नहीं कर। अगर ऐसा होता तो प्रशांत किशोर के बारे में आज हम चर्चा नहीं कर रहे होते, वो भी बिहार जैसी जगह में। देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। बिहार जैसी जगह में एक आदमी जाता है, 3 साल मेहनत करता है और लोग वो चर्चा में आ जाता है, और उसको सर्वे जो कहने लगते हैं कि भाई वो रेकनिंग में है, जबकि वहां के पुराने जमी जमाए नेता आज कहीं दिखाई नहीं पड़ते। भाई, भारतीय जनता पार्टी ने 2 अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए, वो कहाँ है? सम्राट चौधरी के बारे में कोई बात कर रहा है वहां पे कि भाई ये मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं? या कोई विजय सिन्हा के बारे में कोई बातचीत कर रहा है? या किसी गिरिराज सिंह के बारे में कोई लोगों की इमेजिनेशन में बात आ रही है? तो इसलिए प्रशांत किशोर का राजनीति के इस दलदल में इस तरीके से निखर के आना, ये दर्शाता है कि लोग एक विकल्प की तलाश में हैं, और उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अरविंद केजरीवाल ने क्या किया। तो अरविंद केजरीवाल एक अलग तरीके के फिनोमेना है, ये अलग तरीके। कल अगर इन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज करना शुरू किया तो लोग इनको भी राजनीति के बियावान में डाल देंगे, ढकेल देंगे। सर, आखिरी सवाल, जो वक्त आपका भी सुबह सुबह आपका वक्त हम दे रहे हैं, कि क्या आपको लग रहा है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन की संभावना देखी जा रही है? मुझे तो ऐसा लगता है कि महागठबंधन को अभी एज है, और पता नहीं लोग मेरी बातों से सहमत नहीं होते हैं।
और लोगों को इसमें बहुत ज्यादा उम्मीद हो गई है कि दरअसल जिस तरीके से वेलफेयर मेजर्स के तौर पर कुछ चीजें नीतीश कुमार की सरकार ने दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देने की कोशिश की है, उससे वहां का राजनीति का समीकरण बदलेगा। मेरा मानना यह है कि अभी इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट। एक बार चुनाव का ऐलान हो जाए, टिकट बंट जाए, कैंपेन शुरू हो जाए, तब आपको दरअसल इस बात का अंदाजा लगेगा कि दरअसल जमीन पे हो क्या रहा है। क्योंकि जब कैंपेन शुरू होता है तब लोग गंभीरता के साथ अपने वोट के बारे में सोचना शुरू करते हैं, और हिंदुस्तान का वोटर बहुत चालाक है, वो वोट देने के एक रात पहले तक भी उसका मन कभी कभी बदलता है। और आप देखिए, एक जमाना था जब इस तरीके की योजनाएं बिल्कुल नई थी। अब लोगों के मन में ये मानसिकता हो गई है कि भैया, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, अब तो इनको देना ही पड़ेगा। और सारे लोग उसी तरीके के वायदे कर रहे हैं। तो जो एक जमाने में नॉवेल्टी फैक्टर था कि भैया अगर हम इनको दे देंगे तो हमको मिल जाएगा, अब उनको मालूम है कि भाजपा ने वादा किया तो बहुत अच्छा किया है, अब महागठबंधन भी हमको देख, क्योंकि वो भी उसी तरीके के वायदे कर रहे हैं, उसी तरीके की बातें कह रहे हैं। तो जिस पर ज्यादा यकीन होगा कि यार ये बेहतर है, और कभी कभी ये सारी चीजें किनारे रह जाती हैं, लोगों के मन में एक भाव आ जाता है कुछ अन्य, अब इनको बदलना बहुत हो गया, कुछ भी हो जाए ये, कुछ भी हो जाए ये बदलना भाई। आप तेलंगाना का उदाहरण हमारे सामने, बिहार से तो सारे तिजोरी खोल दी थी, कितने सारे वेलफेयर मेजर्स उन्होंने लिए थे, लेकिन चुनाव हार गए, और आज की तारीख में वो अपने अस्तित्व के का संकट झेल रहे हैं। तो अगर वेलफेयर मेजर्स की वजह से, लाभार्थी योजनाओं की वजह से अगर कोई इनविंसिबल हो जाता, तब तो क्या बात थी, तो फिर अरविंद केजरीवाल तो कभी हारते ही नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल हारे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आप अमेरिका में अपना ख्याल रखिए और एंजॉय कीजिए और बताते रहिए, और ट्रम्प साहब से अगर मुलाकात होती है तो कुछ देश की बात कीजिएगा। मैं तो डर गया था जब आपने कहा अपना ख्याल रखिए और अमेरिका में ट्रम्प साहब का भी ख्याल रखिए, मुझे लगा शायद आप वो जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर दे रहे हैं। चाहता हूँ जिम्मेदारी ये कि इनको मना लीजिए। चलिए, टेक केयर सर, थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिए।